गुड इवनिंग, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा जो सेक्शन है यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रहता है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस को डिटेल के साथ देखते हैं। और आपको यह भी चीज़ पता है कि अभी जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं आपके यूपी पुलिस और लेखपाल से जो एग्ज़ाम्स है, जिसमें प्रीवियस पेपर है उनको देखकर ही क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर नहीं पता है या आप उस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यह भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, यानी कि जब लोकसभा का विरोधी दल था उसके पहले जो मान्यता प्राप्त नेता थे वह कौन थे? ऑप्शन है आपके पास श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंदिरा गांधी, राम सुभंग सिंह या फिर वाई चौहान। कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्वेश्चन एक बार फिर देखना, लोकसभा का विरोधी दल उसके पहले जो मान्यता प्राप्त नेता कौन थे, यानी जब उसके पहले जब लोकसभा का विरोधी दल नहीं बना था उसके पहले का पूछा गया है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम सुभग सिंह जी, जो कि लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे पहले। ठीक है, अब देखते हैं। राम सुभग सिंह राजनीतिक राजनेता थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और 3 और 4 लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं। आगे देखेंगे, सन 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन के बाद, कब हुआ था कांग्रेस पार्टी का विभाजन? तो 1969 में। इसके विभाजन के बाद वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ में रहे। उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने 1969 में लोकसभा में नेता के रूप में कार्य किया। और नेता के रूप में कार्य यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन है या फिर कहा जाए कांग्रेस, ठीक है, इसके अंतर्गत भारत में एक राष्ट्रीय जो राजनीतिक पार्टी थी, इसका गठन तब हुआ जब इंदिरा गांधी के निष्कासन के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें एक तो क्या चीज़ हो गई आपके लिए इम्पोर्टेंट, कि जो 1969 था इसमें कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था। और जो सबसे पहले जो मान्यता प्राप्त नेता थे वह कौन थे विरोधी दल के पहले? तो राम सुभग सिंह जी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? ऑप्शन है आपके पास वाई चौहान, भोला पासवान, कमलापति त्रिपाठी या फिर CM सर्टिफन। कौन था? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे? तो आप क्या बताओगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कमलापति त्रिपाठी जी, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। किसके विपक्ष के प्रथम नेता थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए यह, कि राज्यसभा के विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? तो आप क्या बताओगे? कमलापति त्रिपाठी जी, जो कि राज्यसभा के विपक्ष के प्रथम नेता थे। या तो हो गया होगा, चलो देखते हैं इनके बारे में। कमलापति त्रिपाठी एक भारतीय राजनीति थे एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी थे। वे संविधान सभा के सदस्य रहे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक तो देखो, संविधान सभा के सदस्य भी रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कौन रहे? मुख्यमंत्री। कब से कब तक? 1971 से 73 तक। ठीक है, तथा भारत के रेल मंत्री भी रहे हैं। हमारे भारत के कौन रहे हैं? रेल मंत्री भी रहे हैं। वर्ष 1977 से 1980 तक राज्यसभा के विपक्ष नेता थे। कब से कब तक थे विपक्ष के नेता राज्यसभा में? तो 1977 से 1980 तक। कौन थे? कमलापति त्रिपाठी जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? अब क्वेश्चन देखना, कभी नहीं रहे मतलब किसमें से 3 लोग तो रहे ही होंगे ऑब्वियसली। ऑप्शन है आपके पास LK आडवाणी, शरद पवार, सोनिया गांधी या फिर मनमोहन सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या बोल रहा है आपसे? विरोधी दल के नेता। देखो कौन कौन थे? LK आडवाणी जो कि रहे हैं, शरद पवार भी रहे हैं, सोनिया गांधी भी रही है, परंतु मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये जो 3 लोग हैं ये लोकसभा में विरोधी दल के नेता ऑलरेडी रह चुके हैं। चलिए देखते हैं अपन। मनमोहन सिंह को तो आप सभी जानते होंगे। मनमोहन सिंह भारत गणराज्य के 13वें प्रधानमंत्री थे। कौन से 13वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे भारत गणराज्य के। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ के। साथ ही साथ वे एक अर्थशास्त्री भी है
कौन? मनमोहन सिंह जी। क्या है? एक अर्थशास्त्री भी है। वे भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री। अगर आपसे कहे कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री कौन थे तो आप क्या बताओगे? मनमोहन सिंह जी, जो कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री है। ठीक है, इनके बाद ना ही कोई था ना इनके पहले, यानी कि पहले कहे जाते हैं। ठीक है, इन्हें 21 जून 1951 से, कब से? 21 जून 1951 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्रित्व काल में वित्त मंत्री के रूप में किए गए आर्थिक सुधारों के श्रेय के लिए माना जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। ऑप्शन है आपके पास, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक न्यायिक सलाहकार, प्रधानमंत्री का सलाहकार, या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कानूनी अधिकार। क्या बोल रहा है? सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। क्या होगा आंसर बताइए? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक प्रशासनिक जो अधिकारी होता है वह भारत का कौन होता है? तो वह भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो प्रशासनिक अधिकारी। आपसे कहा जाए प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो एक प्रशासनिक अधिकारी भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। क्लियर है? अब देखते हैं हम सॉलिसिटर जनरल के बारे में। तो भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के अधीन कार्य करता है। हमने कल जो क्लास देखी थी वो महान्यायवादी के अंतर्गत थी, तो इनके अंतर्गत ही यह कार्य करते हैं। जो सॉलिसिटर जनरल है इनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। कितने वर्ष की? आपसे पूछे कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कितने वर्ष की अवधि के लिए की जाती थी या है, तो आप क्या बताओगे? 3 वर्ष के लिए। आगे देखेंगे हम, सॉलिसिटर जनरल देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर होता है। अगर आपसे पूछे कि देश का दूसरा सर्वोच्च कानूनी अफसर कौन होता है, पहले कौन होते हैं? राष्ट्रपति, दूसरे कौन होंगे? तो क्या बताओगे आप कि दूसरे होते हैं देश के सर्वोच्च कानूनी अफसर सॉलिसिटर। वह महान्यायवादी के सहायक के रूप में कार्य करता है, जबकि अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल है वह सॉलिसिटर जनरल की सहायता करता है। यानी कि इसके साथ साथ जो और सॉलिसिटर होते हैं वो दूसरे सॉलिसिटर की सहायता करते हैं। इस तरीके से सॉलिसिटर जनरल भी कानूनी मामले में सरकार को परामर्श देता है। जिस तरीके से महान्यायवादी देता है उस तरीके से कानूनी मामले में जो सॉलिसिटर जनरल है यह भी परामर्श देता है। अगला क्वेश्चन है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी, एडवोकेट जनरल, महानियोजकर्ता या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 5वां है कौन? देखो, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार कहा है। ठीक है, राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? राज्य सरकार का बोला है। उससे पहले मैंने जो आपको कल क्लास पढ़ाई थी उसमें क्या बताया था? कमेंट सेक्शन में बताना फटाफट, उसमें कौन देता है और ये राज्य सरकार है, इसमें कौन देगा? तो आप क्या बताओगे? इसमें ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल। ठीक है, इसके साथ साथ महान्यायवादी किसको देता है यह भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो देखते हैं आगे। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल यानी कि महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो आप क्या बताओगे? महाधिवक्ता, जिसे कि एडवोकेट जनरल कहा जाता है, उनकी नियुक्ति की जाती है। एक लाइन क्लियर है। उसके बाद देखेंगे हम कि राज्यपाल जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कौन? राज्यपाल जो है और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता, ठीक है, धारण करने के। इसके बाद देखेंगे वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत कहा है? तो अनुच्छेद 165 के अंतर्गत यह प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके पास राज्यपाल, राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। हमने अभी ही पढ़ा है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है वह राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 हमने अभी देखा था, उसके अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। कौन से अनुच्छेद में? 165। कौन सा अनुच्छेद है? 165। राज्य का सर्वोच्च विधि
जो अधिकारी है वह महाधिवक्ता होता है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का सर्वोच्च जो विधि अधिकारी है वह कौन है, तो आप क्या बताओगे? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ये आपको पता है, यानी कि राज्यपाल उसे कभी भी अपने पद से हटा सकता है। जो राज्यपाल है मतलब कभी भी हटा सकता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? प्रसाद पर्यंत कार्य। वह एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। कौन? महाधिवक्ता, ठीक है। महाधिवक्ता जो है वह उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? ऑप्शन है आपके पास अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या फिर विधि विभाग का महासचिव। कौन होता है उच्चतम विधि अधिकारी? किसे कहा गया है उच्चतम विधि अधिकारी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर टी। देखो, अब जो उच्चतम विधि अधिकारी है यह कहा गया है, आपका सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडवोकेट जनरल को ही उच्चतम विधि अधिकारी कहा गया है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 165 के भाग 1 के तहत प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने की नियुक्ति करता है। किसके द्वारा? राज्य का जो महाधिवक्ता है वह नियुक्त करता है, ठीक है। इसके बाद देखिए कि महाधिवक्ता राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, यह भी हमने देखा है। इसका कार्य क्या होता है? तो सरकार को विधि संबंधी विषयों में सलाह देना। ऐसा कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो इसमें अनुच्छेद 165 के भाग 2 में महाधिवक्ता राज्य का प्रसाद पर्यंत प्रधारण करती है, और जो किया गया है यह किसमें कहा गया? 165 के भाग 2 और 3 में इसके द्वारा प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल। मुख्य सतर्कता की आयुक्त की जो नियुक्ति है यह किसके द्वारा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसके द्वारा की जाती है बताइए? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। अब देखो, मुख्य है तो जो सबसे मेन होगा वही करेगा, यानी कि राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वही चीजें दी हुई है कि मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में, किसकी? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है वाली समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करेगा? राष्ट्रपति, परंतु नियुक्त कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। समिति के अन्य सदस्यों के गृह मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत कौन शामिल होते हैं? गृह मंत्री, और जो प्रतिपक्ष नेता होते हैं वह इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। अगला है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? ऑप्शन है आपके पास मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव, संभागयुक्त या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? किसके अधीनस्थ करते हैं? अंडर में कार्य करते हैं, तो आप क्या बताओगे? संभागयुक्त के अंतर्गत कार्य करते हैं। कौन? जिला कलेक्टर, ठीक है। जिला कलेक्टर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही हो फ्यूचर जिला कलेक्टर किसी न किसी जगह के। जिला कलेक्टर संभागयुक्त यानी कि कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। किसके? कमिश्नर कहा जाए या फिर संभागयुक्त कहा जाए, इनके अंतर्गत जिला कलेक्टर कार्य करता है। कलेक्टर अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन राजस्व अधिकारी, जिला प्रशासक, जिला जो मजिस्ट्रेट होते हैं, मजिस्ट्रेट, ठीक है, तथा जिला विकास अधिकारी के रूप में करता है। मजिस्ट्रेट और जो जिला विकास अधिकारी है इसके रूप में ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन है आपके पास दिल्ली के उपराज्यपाल, भारत के रक्षा सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव या फिर भारत के प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव। क्या होगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखो, भारत के जो सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं, तो इसका आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये क्वेश्चन नंबर 10वां है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना होता है। चलिए मिलते हैं हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।